नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके गवर्नमेंट जॉब अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हमने टेस्ट दिया था। आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन शो होगा और मैं मेरी स्क्रीन में देखूंगा। डीसी जनरेटर में एक्स द्वारा डिनोटेड भाग का नाम बताइए। जो चित्र प्रदर्शित है, एक चित्र में जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के ऊपर जहां पर कोयलों को लगाया जाता है, जहां कोयल्स के टर्न, आर्मेचर कोयल्स के टर्न को लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राइजर। तो ये कौन सा है? कम्यूटेटर राइजर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में प्रदर्शित डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इस चित्र में प्रदर्शित है डीसी जनरेटर में ये शंट वाइंडिंग, ये आर्मेचर और आर्मेचर के सीरीज में लगी हुई है सीरीज वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग में धारा की डायरेक्शन क्या दे रखी है? इस तरफ धारा की डायरेक्शन, और सीरीज वाइंडिंग में धारा की डायरेक्शन इस तरफ है। ये है आर्मेचर। अब फ्रेंड्स, इसमें देखिए, ये शंट वाइंडिंग जो है आर्मेचर और फील्ड दोनों के थ्रू समांतर में जुड़ी हुई है। ये शंट वाइंडिंग, ये ऐसे शंट वाइंडिंग और ये सीरीज वाइंडिंग दोनों के समांतर में जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगी? लॉन्ग शंट। लॉन्ग, यहाँ शंट लॉन्ग है। अगर ये जुड़ी होती यहां तो ये क्या हो जाती? शॉर्ट शंट। तो ये कौन सी वाइंडिंग है? लॉन्ग शंट। अब इनमें दोनों में धारा की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। धारा की डायरेक्शन अलग अलग है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग अलग होगी। फ्लक्स की डायरेक्शन अलग होने से क्या होगा? फाई टी बराबर क्या हो जाएगा? फाई एस ई माइनस फाई एस एच। तो ये कौन सा जनरेटर होता है? ये होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा। डीसी जनरेटर के लिए यूज करते हैं राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स, और डीसी मोटर के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं हम इजी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A। जहां फाई क्या है? फ्लक्स प्रति पोल, जेड आर्मेचर नंबर ऑफ कंडक्टर, एंड एन यहाँ क्या है? आरपीएम है, रेवोल्यूशन है, और पी यहाँ पर पोल है। ए यहाँ पर समांतर पथों की संख्या है। लेफ्ट वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या बराबर कितनी होती है? पी बराबर होती है, यानी कि पोल की जितनी संख्या होगी उतनी समांतर पथों की संख्या होगी। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है? वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हम कितने रखते हैं? 2 रखते हैं। यहाँ पर ईजी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइव जेड एन पी अपॉन 60A। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखा? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। इसमें डीसी मोटर में पूछा है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करना। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल डीसी मोटर का डायग्राम बनाएंगे।
ये ईबी, ये आर्मेचर प्रतिरोध जो कि आर्मेचर में है, लेकिन हम सर्किट में यहां दर्शा रहे हैं आर्मेचर प्रतिरोध आर ए। ये हम यहां से दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज वी। मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। धारा की डायरेक्शन इस प्रकार, हम इसे केवीएल के थ्रू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां विजिबल हो रहा होगा माइनस वी प्लस, इससे धारा प्रवाहित तो कौन सी हो रही है, आई ए आर ए प्लस सॉरी माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये हम किससे ज्ञात करते हैं, केसीएल से, सॉरी केवीएल से। अब V ज्ञात करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर EB माइनस IA RA, सॉरी EB ज्ञात करना है अपने को, EB ज्ञात करना है तो ये क्या चला जाएगा वहां, तो EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA RA। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, V माइनस IA RA। फ्रेंड्स इसमें ये सप्लाई वोल्टेज है, अगर सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर ओमिक ड्रॉप V IA RA को हम घटा देंगे तो EB प्राप्त हो जाएगा। EB क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त है वोल्टेज में से IA RA ओमिक ड्रॉप घटा देंगे, EB बराबर V माइनस IA RA ओमिक ड्रॉप घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, EB प्राप्त हो जाएगा डीसी मोटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में प्रदर्शित एक्स डिनोटेड भाग का नाम क्या है। तो चित्र में ऊपर क्या दे रखा है, पोल कोर, पोल कोर के नीचे क्या होती है, पोल शू, पोल शू। तो ये कौन सा भाग है, पोल शू भाग है। इसका क्या काम होता है, आर्मेचर परिधि पर फ्लक्स को ये समान रूप से फैलाता है, जिससे क्या होता है, फ्लक्स में लीकेज नहीं हो पाता, एयर गैप में समान रूप से आर्मेचर परिधि पर फ्लक्स को वितरित करता है। ये पोल शू का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप, डीसी जनरेटर को की फील्ड वाइंडिंग को हमने अलग से सप्लाई दे रखी है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई दे रखी है। तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड है, इसको हमने अलग से डीसी सप्लाई दे रखी है, तो इसलिए कौन सा जनरेटर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमें रेजिडुअल फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसे हम अलग से सप्लाई देते हैं। तो शुरुआती करंट का मान जो हम बैटरी से लेते हैं, इसलिए इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा हम जो प्राइम मूवर से देते हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों में धारा की डायरेक्शन क्या दी गई है, इसमें
यहां से जा रही है, यहां से आ रही है। और इसमें धारा की डायरेक्शन इस प्रकार दे रखी है, सॉरी इसमें भी धारा की डायरेक्शन इसी प्रकार है। और ये पीछे से होते हुए यहां पर आ जाएगी धारा। ये कौन सा फ्लक्स है? फाई एस ई फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है? फाई एस एच। अब हम फ्लक्स की डायरेक्शन किस नियम से ज्ञात करते हैं? राइट हैंड ग्रिप नियम से, पाम रूल से। पाम रूल लगाएंगे तो ये हमारा अंगूठा क्या प्रदर्शित करेगा? एन पोल या फ्लक्स की दिशा को। तो फ्लक्स क्या से एन से एस की हो जाता है, तो धारा की डायरेक्शन इस प्रकार है। तो सेंटर में फ्लक्स क्या होगा? ऊपर की तरफ। और सीरीज में भी फ्लक्स क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई टी बराबर फाई एस ई प्लस फाई एस एच, जो कि हमारा किस में होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर, जितने भी हम पढ़ते हैं मोटर जन मशीन में जितने भी उपकरण पढ़ते हैं वो सभी किस पर काम करते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र होता है बी एल वी साइन थीटा। इसमें बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एल क्या है? लंबाई, आर्मेचर चालक की लंबाई मीटर में आर्मेचर चालक की। और साइन थीटा क्या है? थीटा यहां पर है, थीटा यहां पर क्या है? कोण, एंगल है। एंगल किन किन के बीच में है? तो ये एंगल है आर्मेचर चालक और फील्ड फ्लक्स के बीच में, और फील्ड फ्लक्स के सापेक्ष। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट हो जाएगा 11 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में यह प्रदर्शित नहीं है कि डीसी जनरेटर के लिए पूछा है या डीसी मोटर के लिए पूछा है। अगर डीसी जनरेटर के लिए पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है, तो हमने पहले ही देखा था कि राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। अगर डीसी मोटर का पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। अगर किसी कंडक्टर में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम कॉर्कस्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। और अगर किसी वाइंडिंग में, परिनलिका वाइंडिंग में अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा ज्ञात करनी हो तो हम ज्ञात करते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो यहाँ पर हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां प्रदर्शित किया जाएगा कि आप डीसी मोटर के लिए यूज कर रहे हो या डीसी जनरेटर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में जो चित्र प्रदर्शित भाग है उसका नाम क्या है? योक है। योक क्या काम करता है? योक काम करता है एक तो स्टेटर को धारण करे रखता है, जैसे फील्ड वाइंडिंग को धारण करे रखता है, और क्या काम करता है? और ये चुंबकीय परिपथ को पूरा करता है। चुंबकीय परिपथ को कैसे पूरा करता है? ये योक है। यहां फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई है। यहां फील्ड वाइंडिंग्स लगी हुई है। अब चुंबकीय परिपथ कैसे पूरा होगा? यहाँ आर्मेचर है, यहां से आर्मेचर से ये एन से एस पोल की तरफ आएगा, फिर यहां से फ्लक्स ऐसे होता हुआ यहां ऐसे अपना मार्ग पूरा करेगा फ्लक्स। तो ये क्या क्या काम कर रहे हैं? यहां चुंबकीय परिपथ को पथ प्रदान करने का काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और योग का क्या काम होता है? और योग का काम होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, धूल मिट्टी के कणों से सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर 2 इंटू एम। एम यहां पर क्या होता है? सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू एम। पी यहां पर क्या होता है? पोल की संख्या। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? ये यूज कर रहे हैं हम लैप वाइंडिंग के लिए, फॉर लैप वाइंडिंग। एम यहां पर क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सिंप्लेक्स के लिए क्या होगा? 1 होगा। डुप्लेक्स के लिए क्या होगा? 2 होगा। ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पोल यहां पर कितने हैं? 2। और डुप्लेक्स के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2। पोल यहां कितने? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। समांतर पथों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो प्रदर्शित चित्र में डीसी जनरेटर के आर्मेचर का हमें फ्रंट व्यू दिया गया है। आर्मेचर का फ्रंट व्यू हम मीडियम में पढ़ते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो हमें आर्मेचर का ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है जिसमें स्लॉट बने हुए हैं। और ये कौन सा हो जाएगा? आर्मेचर सेगमेंट है। जो चित्र में प्रदर्शित भाग का पूछा है वो क्या है? आर्मेचर सेगमेंट है। आर्मेचर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है साइड एंड प्लेट्स, बी ऑप्शन दे रखा है पोल, शू एंड लेमिनेशन, नहीं। सी ऑप्शन दे रखा है कम्यूटेटर सेगमेंट, नहीं। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में हम इंटरपोल का यूज क्यों करते हैं? इंटरपोल यूज किया जाता है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया कम करने के लिए और कम्यूटेशन को कम करने के लिए। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है कि आर्मेचर धारा का के कारण जो फ्लक्स पैदा होगा, इसके कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो क्या करेगा? फील्ड फ्लक्स का विरोध करेगा। फील्ड फ्लक्स का विरोध करेगा। तो इस विरोध को रोकने के लिए इस कंडक्टर में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको रोकने के लिए हम विपरीत दिशा में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हम क्या लगाएंगे? इंटरपोल। इंटरपोल लगाएंगे। इंटरपोल लगाएंगे तो इनमें धारा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? विपरीत है। जैसे यहाँ क्रॉस बन रहा है तो यहाँ क्या बनना चाहिए? डॉट बनना चाहिए, जिससे यहाँ का फ्लक्स क्या होगा? इसके विपरीत होगा। तो ये दोनों फ्लक्स अपने आप एक दूसरे को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो दोनों में समान धारा की दिशा अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन मात्रा धारा की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी तो ये फ्लक्स इस फ्लक्स का टोटली विरोध कर पाएगा। तो इसमें धारा की दिशा विपरीत होनी चाहिए, इसलिए हम इंटरपोल के किस में जोड़ेंगे?
आर्मेचर के समांतर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक समय उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व की क्यों आवश्यकता होती है डीसी जनरेटर में? तो स्वउत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है ताकि वो फील्ड वाइंडिंग में क्या कर सके, धारा उत्पन्न कर सके, धारा उत्पन्न हो सके फील्ड वाइंडिंग में। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं इंड्यूस होगी। जब हम प्राइम मूवर से आर्मेचर को घुमाएंगे, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लक्स ही नहीं है। जब यहाँ पर कुछ अवशिष्ट फ्लक्स होगा, फाइएसएच होगा, तभी ये आर्मेचर के कारण फ्लक्स कटेगा, उसी के कारण धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। फाई क्या होगा, जीरो होगा, तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का महत्व पता आ गया क्या, कि वोल्टेज को बनाने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, वोल्टेज निर्माण करने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रुश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ये कम्यूटेटर, जिसपे सेगमेंट लगे हुए हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। यहां पर लगा हुआ है ब्रश, यहां पर दूसरा ब्रश। फ्रेंड्स, अब इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो एक वायर हम यहां लगाएंगे ब्रश पे, दूसरी वायर किस पे लगाएंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट पे। और हमारा मल्टीमीटर यहां पर क्या करेगा, मल्टीमीटर या जो भी मीटर हम यूज कर रहे हैं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, संपर्क रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आता है, 1 ओम से कम होता है। तो यहाँ पर जो भी मीटर यूज कर रहे हैं हम, उससे रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो ब्रश पर और कम्यूटेटर सेगमेंट पर। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यहां पर क्या दिया गया, VL आउटपुट में वोल्टेज, यहां पर क्या दिया गया, IL। तो ये कौन सा अभिलक्षण वक्र हो जाएगा, VL और IL कौन सा अभिलक्षण होता है, बाह्य अभिलक्षण वक्र, बाह्य अभिलक्षण वक्र। सबसे पहले आर्मेचर में क्या होगी, आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो ये एक्स डिनोमिनेटर भाग को क्या कहेंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो घटाएंगे, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया में एक प्रभाव होता है विचुंबकन प्रभाव, जिससे क्या होता है, जो फील्ड फ्लक्स है वो कमजोर हो जाता है। जिससे फ्लक्स कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा, ईजी जो है वो कम हो जाएगा। फिर हम यूज करते हैं ओमिक ड्रॉप, IA फिर हमें प्राप्त होती है जो वोल्टेज आउटपुट में हम लेते हैं बाहरी सर्किट में। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20।
कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है। अगर शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ी है और कौन सा दिया गया है? कंपाउंड जनरेटर। ये शंट फील्ड किसके समांतर में जुड़ी हुई है? आर्मेचर के। ये सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग में टर्नों की संख्या हम कम रखेंगे। तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा? ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 21 क्वेश्चन की तरफ। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित किया जाता है? आर्मेचर कोर में लेमिनेशन क्यों करते हैं? लेमिनेशन यूज किया जाता है आर्मेचर कोर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, और हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। हाई परमेबिलिटी के लिए हम सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है डीसी जनरेटर का? सबसे पहले हम समझते हैं डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों होता है। ये एजी उत्पन्न, ये आर्मेचर प्रतिरोध आर ए, जो कि क्या होता है? 1 ओम से कम होता है। 1 ओम से जो प्रतिरोध कम होता है वो कौन से प्रतिरोध होते हैं? निम्न श्रेणी प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम से कम। और किन का होता है 1 ओम से कम? कॉन्टेक्ट का, संपर्क का प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम से कम होता है। आइए यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, धारा प्रवाहित होने के कारण आइए आरए वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब आइए आरए वोल्टेज ड्रॉप, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो अपने को यहाँ पर जो आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रही है, आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रही है, वो हमें क्या होगी? कम प्राप्त होगी। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बराबर क्या होता है? वी आउटपुट बराबर क्या होता है? Eg माइनस आईए आर ए। अगर आर ए का मान ज्यादा होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगी। ये वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा होगा तो हमें आउटपुट में वोल्टेज कम प्राप्त होगी। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम यूज करते हैं आर्मेचर प्रतिरोध कम श्रेणी का। इसलिए 1 ओम से हम कम रखते हैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए क्योंकि हम शुरुआत में पहले किसी से चलाते हैं डीसी जनरेटर को, पहले तो हम क्लॉकवाइज चलाते हैं, जिसके कारण हमें स्व उत्तेजित जनरेटर है तो उसमें फ्लक्स की दिशा क्या होता है? उसी प्रकार होती है। अगर हम इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तो क्या होगा? आर्मेचर धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, जिससे अगर स्व उत्तेजित है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स की डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी, और फ्लक्स की डायरेक्शन विपरीत होने से क्या होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा, और अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट होने से क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता है कि आउटपुट में वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत में वोल्टेज किसके कारण उत्पन्न होती है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है वोल्टेज, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तभी तो फील्ड फ्लक्स में फ्लक्स होगा, और फ्लक्स होगा तो उसी से तो वोल्टेज उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 23 का बी ऑप्शन। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम हमेशा कंसीडर करते हैं क्लॉकवाइज डीसी जनरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का आपको पता है फ्रेंड्स, यूज किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, 25 की तरफ। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन दे रखा है डिले ब्रश संयोजन, नहीं डिले ब्रश संयोजन है तो हमें कुछ तो वोल्टेज प्राप्त होगी ना। ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होना, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होने से क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होने से हमें वोल्टेज कम प्राप्त होगी। ऑप्शन सी दे रखा है फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है। अगर फ्रेंड्स फील्ड रेजिस्टेंस का मान, फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ का मान अगर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? आईएफ कम होगा, आईएफ कम होगा, जिससे फ्लक्स फाइएफ घटेगा, जिससे अगर फाइएफ कम होगा, अगर फाइएफ नहीं होगा तो हमें क्या वोल्टेज प्राप्त होगी? क्योंकि ईजी किसके समानुपाती होता है? फाई और एन के, फॉर डीसी जनरेटर के लिए फाई और एन, तो यहाँ पर फ्लक्स ही नहीं होगा तो वोल्टेज क्या प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। इसलिए क्रांति प्रतिरोध जो होता है फील्ड वाइंडिंग का वो कम रखा जाता है। अगर उससे ज्यादा होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोध जहां ज्यादा होता है वहां धारा प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण फील्ड फ्लक्स नहीं होगा और ईजी समानुपाती होता है फील्ड फ्लक्स का। इसके कारण अपने को वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ईजी अपना नहीं होगा पैदा, क्यों फ्लक्स भी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? इसमें कोई कंपाउंड जनरेटर नहीं दिया, सीधा दे रखा है कि क्षेत्र क्या जुड़ा हुआ है? आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा? ये हो जाएगा शंट जनरेटर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, शंट जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या काम होता है? फ्रेंड्स मैंने अभी बताया आपको पोल शू क्या काम करता है, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। अब यहाँ पर अगर सीधी डायरेक्ट कोर लेते हम, ऐसे सीधी डायरेक्ट कोर लेते और यहाँ पर आर्मेचर, यहाँ पर नेक्स्ट पोल की कोर, जैसे यहाँ एन है यहाँ एस है, अगर फ्लक्स यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो फ्लक्स क्या यहाँ नहीं जाएगा? फ्लक्स क्या यहाँ नहीं जाएगा? तो ये आर्मेचर की परिधि पर तो नहीं गया, ये बाहर गया, तो ये हमारे लिए किसी यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम पोल शू यूज करेंगे तो पोल शू से क्या होगा? फ्लक्स जो है एयर गैप में समान रूप से वितरित होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, एयर गैप को कम करें, एयर गैप तो कम नहीं करता है, और क्षेत्र की ताकत को बढ़ाए, क्षेत्र की ताकत को बढ़ाए। नेक्स्ट ऑप्शन सी, चुंबकीय हानियों को कम करें। नेक्स्ट ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाएगा तो हमारा बी ऑप्शन जो है कि क्षेत्र की ताकत को बढ़ाएगा, तो क्षेत्र की ताकत ऑब्वियसली बढ़ेगी, और अगर एयर गैप में समान रूप से फैलाएगा तो चुंबकीय हानियां भी तो कम होगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? फ्रेंड्स जिस प्रकार से कम्यूटेटर का यूज होता है उसी प्रकार से हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। क्यों कम्यूटेटर पर तो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो स्प्लिट रिंग होती है उसमें सिर्फ 2 ही सेगमेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं? धारा को एकत्रित करके यूनिडायरेक्शनल में प्रवाहित करते हैं, धारा को यूनिडायरेक्शनल में प्रवाहित करना। ऑप्शन निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, ए ऑप्शन बी धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ऑप्शन सी ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, नहीं रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो ये क्या काम करता है? धारा को एकत्रित करता है और एक दिशा में प्रवाहित करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 29। डीसी जनरेटर में ब्रश को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है स्टील और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है कार्बन और ग्रेफाइट, और सी ऑप्शन है ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो किसका यूज करते हैं? बी ऑप्शन कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं कार्बन ब्रश बनाने के लिए, कार्बन प्लस ग्रेफाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों डीसी जनरेटर अपने आपसी चुंबकत्व को खो देता है? अभी हमने पढ़ा था क्यों डीसी जनरेटर अपने आपसी चुंबकत्व को खो देता है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, पहले क्लॉकवाइज में उत्पन्न हुआ था आपसी चुंबकत्व, अगर अब हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाएंगे तो धारा की दिशा चेंज होगी। धारा की दिशा चेंज होने से क्या हो जाएगा? जो पहले वाला फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, वो फ्लक्स कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व उसमें नहीं रहेगा, तो अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। रोटेशन की अक्सर दिशा बदलती है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 की तरफ। जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को कैसे पूरा करता है? योक और ध्रुव, पहले हम योक बनाते हैं। इस पे कौन से बने हुए हैं? पोल बने हुए हैं। ये एन से एस पोल। अब कह रहा है कि ये योक है, उसमें और पोल के बीच में फ्लक्स का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो एन से एस की ओर फ्लक्स प्रवाहित होगा, फिर इससे होते हुए यहां पर पहुंचेगा। तो यहां पर किसके माध्यम से पहुंचेगा? यहां पर क्या होंगे? आर्मेचर चालक। तो आर्मेचर से प्रवाहित होकर फ्लक्स प्रवाहित होकर पहुंचेगा योक में, योक से वापस पोल में। तो क्या हो जाएगा आंसर? आर्मेचर। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्मेचर कोर से।